ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने इन दोनों को 4 दिसंबर तक जेल भेज दिया था। फिलहाल भारती को भायखला और उनके पति को तलोजा जेल भेजा गया। भारती और उनके पति पर ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगा है। एनसीबी को उनके घर से छापेमारी में 58.5 ग्राम गांजा भी मिला था। शनिवार को एनसीबी ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की थी और उसके बाद दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने एक नए जंगी जहाज को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने इस जंगी जहाज की तस्वीरें जारी की, जिसमें एक हेलीकॉप्टर इस जहाज पर उतरता दिखाई दिया। करीब 500 फीट लंबे इस जहाज पर मिसाइलों से लदे कई ट्रक भी नजर आए। इसके अलावा कई हमलावर नावें भी इस जहाज पर रखी दिखाई दी। इस जंगी जहाज को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने बेड़े में शामिल किया। बताया गया कि ये जंगी जहाज जमीन से जमीन के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दाग सकता है। यही नहीं, इस जंगी जहाज में कई लड़ाकू ड्रोन भी रखे नजर आए। ये ड्रोन दुश्मन के जहाजों के अलावा उसके जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। ये ईरान का पहला ऐसा जंगी जहाज है जिसमें हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है और इसी खासियत की वजह से इसे अमेरिका के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। नगरोटा में ढेर किए गए आतंकवादियों के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत पहले ही भारत पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सामने पेश कर चुका है। अब फिर कश्मीर में आतंक के पाकिस्तान कनेक्शन का बड़ा सबूत मिला है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन में जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिली। यही वो सुरंग है जिसके जरिए आतंकी सीमा पार आए थे। इस सुरंग का दूसरा सिरा पाकिस्तान की सीमा में है और सुरंग बनाने में पाकिस्तान आर्मी ने ही सीधी मदद भी की है। इस सुरंग को बनाने के लिए रेत की बोरियों का इस्तेमाल किया गया और इन बोरियों पर साफ साफ पाकिस्तान के कराची शहर की छाप नजर आ रही है। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक और सबूत। इसी सुरंग से आए थे इमरान के आतंकी। पाकिस्तानी आतंक के 4 मोहरे 19 नवंबर को नगरोटा में ढेर कर दिए। इन आतंकियों की प्लानिंग थी कश्मीर में बड़ा हमला बोलना, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया। इसके बाद सवाल ये कि आतंकी आखिर सीमा पार से देश में कैसे घुसे। इसका जवाब तलाशने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है पूरा, आप देख सकते हैं जहां पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जहां पर जो हैं वो तैनात किए गए हैं। खबर मिली है कि इस इलाके में एक टनल मिली है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में दिखाई दिया आतंकियों के भारत में घुसने का गुप्त रास्ता। 5 स्टेप है तो और नीचे जा थोड़ा। ये टनल करीब 150 मीटर यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ से लेके पाकिस्तान टेरिटरी तक, और फेंस से करीब 70 मीटर इनसाइड है। और ये बिल्कुल नई टनल है, फ्रेश टनल है। इसमें आप सैंडबैग्स देखेंगे तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स के निशान हैं, कराची के निशान हैं, जिससे ये दर्शाता है कि ये पूरा पाकिस्तान की तरफ से बन के आ रही है। इसी सुरंग से पाकिस्तान के आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। 19 तारीख को नगरोटा बन टोल प्लाजा के ऊपर जो आतंकी पाकिस्तान से घुस के आए थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 4 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए थे। पुलिस ने इनपुट्स के मुताबिक एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन उस दिन वहां पर किया था, मगर उसके बाद सवाल ये था कि जो जैश-ए-मोहम्मद का ये ग्रुप क्रॉस करके आया, उसकी क्रॉसिंग कहाँ से हुई, कैसे पाकिस्तान की तरफ से हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ हुई। इस सुरंग में इस्तेमाल किए गए रेत के बोरे, इन रेत के बोरों पर साफ लिखा है कराची पाकिस्तान, यानी ये बोरे पाकिस्तान में सीमेंट के लिए बनाए गए और इनका इस्तेमाल रेत भरकर सुरंग बनाने में किया गया। 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में, और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो बन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ है।
नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को भारत ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि उसकी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जा रहा है, लेकिन मक्कार पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। आतंकियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन से ऐसे मैसेज भी मिले जो ये साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से बात कर रहे थे। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए बीएसएफ को आतंकियों के इस रास्ते की जानकारी मिली। इस टनल की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, इनके रास्ते को पहले आइडेंटिफाई करके, वो जो रास्ता आइडेंटिफाई हुआ, उनके पास जो टेक्निकल गैजेट्स बरामद हुई थी, उनकी एनालिसिस के बाद ये रास्ता आइडेंटिफाई हुआ। और रास्ते को जब पाकिस्तान साइड वाले जो टेक्निकल एविडेंस से जोड़ा गया तो उसकी सीध लाइन में ये टनल आती है। बीएसएफ के मुताबिक ये पुरानी सुरंग नहीं है, बल्कि नगरोटा में मारे गए आतंकियों की घुसपैठ के लिए इसे ताजा तैयार किया गया है। बीएसएफ को इस बात की भी आशंका है कि लोकल गाइड के जरिए आतंकियों ने घुसपैठ की है। इसका मुंह जो है अपनी साइड में ये बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था, सैंडबैग्स ऊपर लगा के रखे हुए थे। जो टेररिस्ट हैं वो एग्जिट करने के बाद में निकल के गए हैं। इसका मतलब है कि कोई पार्टी उनके साथ में आई थी, उन्होंने टेररिस्ट का ग्रुप क्रॉस करवाया और उसको बराबर इस तरफ से बंद करके फिर वापस चले गए। मक्कार पाकिस्तान बार बार आतंक की साजिश रचता है और सबूत मिलने के बाद भी मुकर जाता है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को इस बात के सबूत दिए जा चुके हैं कि आतंकी उसकी धरती से आए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने नकार दिया। अब ये जिंदा सबूत सुरंग है जो साबित करती है कि उसकी आर्मी के इशारे पर ही सुरंग तैयार की गई और आतंकियों ने इसके जरिए घुसपैठ की। इजराइल में पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन के समय कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सामने आई कुछ तस्वीरों में यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर ले जाती नजर आई। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया गया, जिसकी वजह से लोगों और पुलिस में खूब झड़प हुई। लेकिन फिर भी पुलिस 4 लोगों को पकड़कर ले गई। हालांकि इसके बाद भी बवाल थमा नहीं और लोग हाथों में इजराइल के झंडे लेकर घंटों तक प्रदर्शन करते रहे। मध्य अमेरिकी देश होंडुरस में समुद्री तूफान आयोटा की वजह से आई बाढ़ ने शहर के शहर डुबो दिए। 2 हफ्ते पहले आए तूफान एटा के बाद लोग संभले भी नहीं थे कि इस तूफान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। लोगों की बर्बादी का मंजर आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आया। वहां ऐसी बाढ़ आई कि छोटे छोटे मकान तो क्या, बहुमंजिला इमारतों तक की बस छतें ही दिखाई दी। एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। तस्वीरों में जीवन देने वाली नदी लोगों की जिंदगी छीनने पर उतारू दिखी। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां डूब गईं, सड़कें टूट गईं। पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। इसलिए एक तस्वीर में कुछ लोग पानी के बीच ही कुर्सियां लगाकर बैठे दिखे। पीएम मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ कोरोना पर एक बैठक करेंगे। ये बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी, जिसमें पहले उन 8 राज्यों के सीएम शामिल होंगे जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। उसके बाद 12 बजे से बाकी बचे राज्यों के सीएम शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पीएम के साथ इस बैठक में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की और लोगों से कोरोना के नियम पालन करने की अपील की। पीएम मोदी ने लोगों को एक बार फिर याद दिलाया कि कोरोना के नियमों का पालन करने से ही बीमारी से बचाव हो सकता है। पीएम ने सभी से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने की अपील की। पीएम ने साफ किया कि कोरोना का खतरा बना हुआ है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखना है और साफ सफाई का पालन करना है। तो ये भी याद रखना है कि कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। 2 गज की दूरी, मास्क और साबुन से साफ सफाई के नियम किसी भी हालत में भूलने नहीं हैं। जरा सी ढिलाई खुद को, परिवार को, गांव को संकट में डाल सकती है। दवाई बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिक कठिन तप कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं।
सबसे धनवान देश के लोग भी लगे हैं और गरीब देश के लोग भी लगे हैं। लेकिन जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर पीएम मोदी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बाद भी यूपी में जिस तरह से कोरोना का मुकाबला किया गया और रोजगार के प्रबंध किए गए वो तारीफ के काबिल है। पीएम मोदी ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम को बधाई दी। ये परियोजना कोरोना संक्रमण के बावजूद विकास यात्रा को तेजी से आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश का भी एक उदाहरण है। पहले जो लोग उत्तर प्रदेश के विषय में धारणाएं बनाते थे, अनुमान लगाते थे, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक योजनाएं लागू हो रही हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की एक छवि पूरी तरह बदल रही है। इस दौरान जिस प्रकार यूपी में कोरोना से मुकाबला किया जा रहा, रोजगार का प्रबंध किया, ये बहुत सामान्य काम नहीं है जी। इतने बड़े प्रदेश में इतनी बारीकी से एक साथ इतने मोर्चों पर काम करना उत्तर प्रदेश ने कमाल करके दिखाया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और योगी जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। चीन के जंगजो शहर में कचरा बीनने वाला एक रोबोट लॉन्च किया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि पूरी तरह से चीन में बना ये रोबोट शहरों में रोजाना पैदा होने वाले कूड़े के ढेर को साफ करने में बड़ा हथियार साबित होगा। जो जंगजो शहर से सामने आए वीडियो में एक रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी का काम संभालता दिखा। इस रोबोट के कैमरे में जैसे ही फर्श पर पड़ी एक प्लास्टिक की बोतल रिकॉर्ड हुई, ये उसकी तरफ गया और उसे अपने कूड़ेदान में जमा कर दिया। बताया गया कि ये रोबोट 8 घंटे लगातार काम कर सकता है और अलग अलग तरह के कचरे की पहचान करके उसका निपटारा कर सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नगर निगम ने अवैध तरीके से बनाई इमारतों को ढहा दिया। राज्य में काफी वक्त से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है और इसी के तहत जबलपुर में भी कई अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके लिए नगर निगम की एक टीम पूरी तैयारी से वहां पहुंची और मशीन की मदद से सड़क किनारे बनी एक इमारत को ढहाना शुरू कर दिया। एक एक कर इमारत के सभी हिस्से धराशायी कर दिए गए, जिसके बाद वहां से धूल उड़ती नजर आई। हालांकि इस कार्रवाई से पहले ही इमारत के अंदर रखा सामान बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान वहां काफी भीड़ भी जमा दिखी। गुलाम नबी आजाद ने चुनाव में टिकट लेकर जनता से दूर रहने वाले नेताओं पर भी तंज कसा। 5 स्टार से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। आज हमारी प्रॉब्लम लीडरों की क्या है? लीडरों के है टिकट ले दिया तो जाके 5 स्टार में पहले बुक हो गया, फिर 5 स्टारों में भी कौन सा अच्छा है उसमें चले जाए कि 5 स्टार डिलक्स होगा तो उसमें जाएंगे, फिर एयर कंडीशन गाड़ी के बगैर नहीं जाएंगे, फिर जहां कच्ची सड़क है वहां नहीं जाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस नेताओं के जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क नहीं होने की दलील दी। इसका सबसे बड़ा कारण मैं लीडरशिप को दोष नहीं देता। बहुत सारे लोग लीडरशिप को दोष देते हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट को, राहुल गांधी को। मैं उनको दोष नहीं दूंगा। उसका कारण जो लोग वहां होते हैं उनका कनेक्ट टूट गया लोगों के साथ। वो ब्लॉक लोगों के साथ कनेक्ट टूट गया है, डिस्ट्रिक्ट लोगों के साथ कनेक्शन टूट गया है। गुलाम नबी आजाद के मीडिया में इंटरव्यू देने पर कांग्रेस पार्टी के नेता भड़क उठे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद को नसीहत दी कि अगर उन्हें कोई शिकायत थी तो वो बातचीत करते, मीडिया में जाने की क्या जरूरत पड़ी। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि उनकी ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो अभी संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की है, तो आपकी पार्टी में अकाउंटेबिलिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी है और होना भी चाहिए, उनका कहना सही है। ख़ास तौर पर जो बिहार का चुनाव हुआ है और जो लोग बिहार का चुनाव देख रहे थे उन पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, ये उनका कहना अगर है तो सही है।
और ये बात भी सही है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है पार्टी के अंदर कैसे उसको फिर से उसकी एक सक्रिय भूमिका हो देश की राजनीति में। उसके लिए उन्होंने AICC रिकॉन्स्टिट्यूट किया है, कई प्रदेश के प्रभारी भी बदले गए हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक सीजन्ड और सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है या कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब उनका ये कहना सही है कि काफ़ी हद तक जो उन लोगों के सुझाव थे उस पर कांग्रेस आलाकमान ने उस पर काम किया है। देखिए, गुलाम नबी साहब तो मेरे ख्याल से पिछले 30-40 साल से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और वो ज़्यादा समझते हैं कि संगठन कैसे बनता है, कहाँ बनता है। तो जाहिर है जिम्मेदारी सबकी है। अगर संगठन कमज़ोर होता है तो उसकी जिम्मेदारी सभी की होती है। तो ये जो बयानों का दौर है, इसे सर आप बगावत समझते हैं या पुनर्निर्माण की कोशिश? देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये बगावत है, लेकिन इतना है कि अगर पार्टी फोरम पे बात की जाए, कम से कम वो लोग जो पार्टी फोरम पे बात कर सकते हैं उन्हें पार्टी फोरम पर ही बात करनी चाहिए। गुलाम नबी आजाद के बयान के बहाने बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाया। वो ये भी कह रहे हैं कि ये इश्क नहीं है आसान, ये आग का दरिया डूब के जाना है। उनमें से कौन है जो आग के दरिया में जाने को तैयार है आज? वो तो 5 तारा होटल में बैठकर राजनीति करने वाले लोग हैं। वो तो सिर्फ फोटो आप वाले काम करने वाले लोग हैं। उनमें कितने लोग हैं जो धरातल पे जाकर ज़मीन पे जाकर काम करने वाले लोग हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आज नीचे से कनेक्ट कट गया है। आज नीचे उनके जो ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट का और इंडिया से कनेक्ट कर गया। कनेक्ट इसलिए कर गया कि जो लोग इस समय सत्तारूढ़ हैं, उनके जो लोग पार्टी चला रहे हैं, वो सबके सब लोग तो डायनेस्टी हैं। और डायनेस्टी को क्या लेना देना नीचे क्या पार्टी कैसे क्या नहीं। और लगातार उनका डायनेस्टी को लेकर आवाज़ उठती रही है। गुलाम नबी आज़ाद 23 में से जिन्होंने थोड़े दिन पहले अगस्त में आवाज़ उठाई थी। आरजेडी नेता मनोज झा ने कांग्रेस नेताओं को अपनी बात पार्टी के मंच पर रखने का सुझाव दिया। मेरा मानना है कि बीते कुछ दिनों में कई हलकों से कांग्रेस के अंदर ये आवाज़ आ रही है। मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी की लाइफ स्पैन में, लाइफ टाइम में ऐसे क्षण आते हैं जब आप कभी ऊंचाई से नीचे की ओर आते हैं, तो कई तरह की बातें होती हैं। एक मित्र दल होने के नाते मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि एक प्लेटफॉर्म नियत करिए और ये बात करिए, संवाद करिए। उत्तराखंड के राज्यपाल की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले की तंगधार में BSF ने एक मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा लोग अपना इलाज करवाने पहुंचे। भारी बर्फबारी के बावजूद काफी तादाद में क्षेत्र के लोग आए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती का दौरा किया और वहां लोगों को मास्क बांटे। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो घर से निकले तो बिना मास्क के ना निकले। सूरत, वडोदरा और राजकोट समेत अहमदाबाद में आज रात से नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस बीच जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। यूपी के हाथरस में हुए रेप और हत्या केस के चारों आरोपियों का अब पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए सीबीआई चारों आरोपियों को अलीगढ़ से गुजरात की अहमदाबाद सेंट्रल जेल ले गई। गुजरात के गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लैब में ये टेस्ट 1 हफ्ते तक किया जाएगा, जिसके जरिए सीबीआई हाथरस केस की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेगी। अफ्रीकी देश युगांडा में राष्ट्रपति पद के एक संभावित उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर बवाल हो गया, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई। हाल ही में पुलिस ने विपक्ष के इस नेता को रैली निकालने के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, जिसके विरोध में युगांडा के कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी कंपाला से सामने आई एक तस्वीर में कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर हंगामा करते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए हवा में फायरिंग की। इतना ही नहीं, पुलिस ने अलग अलग इमारतों में छिपे प्रदर्शनकारियों को ढूंढकर निकाला और उन्हें अपनी गाड़ियों में ले जाकर बैठा दिया। जो लोग आसानी से नहीं गए उनके साथ जबरदस्ती भी की गई। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हुए।
पंजाब के लुधियाना में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह का पता फिलहाल नहीं चल पाया, लेकिन बेहद तेजी से फैली इस आग ने गोदाम के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम की छत से आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार उठता दिखा। वहां से निकल रहा धुआं पूरे इलाके में फैलने लगा। जानकारी मिलने के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने की कवायद शुरू हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग काफी बेकाबू हो चुकी थी। दमकल कर्मचारी पाइप के जरिए आग की लपटों पर पानी की बौछार करते रहे। इस दौरान वहां लोगों की भीड़ भी जमा दिखी। कई पुलिस वाले भी हालात संभालने के लिए वहां पहुंच गए। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राजस्थान में वायरल हुए एक ऑडियो के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोल दिया। आरोप है कि वायरल हुए इस ऑडियो में कांग्रेस नेता और राज्य के खेल मंत्री की आवाज है, जिसमें उन पर एक कार्यकर्ता को धमकाने का आरोप लगा। बताया गया कि जिस कार्यकर्ता को धमकाया गया उसने पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर वो निर्दलीय चुनाव में उतर गए। आरोप है कि इसी बात से खफा मंत्री ने फोन पर उस कार्यकर्ता से बदसलूकी की। तू अब चुनाव लड़ना नहीं लड़ा ना तो तेरी एसटीसी कर दूंगा, ध्यान रख लेना। तू चुनाव नहीं लड़ा ना तो भीख मांगेगा सड़क पे, ध्यान रखना। तुम्हारे को मैंने मिट्टी से बना के आज इसलिए बनाया कि तू तेरे कार्यकर्ता। एक जाति सूचक शब्दों के द्वारा संबोधन करना किसी मंत्री के द्वारा ये कतई ही उचित नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए और राजस्थान की सरकार की कई एजेंसियां वैसे भी बहुत से वीडियो और ऑडियो की जांच कर रही है, तो कम से कम सबसे पहले तो इससे ऑडियो की जांच की जाए और जांच में अगर वास्तव में कोई मंत्री इस तरीके का व्यवहार कर रहा है तो वो अमर्यादित या अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक उनका व्यवहार है। कम से कम नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में बजट से खफा लोगों ने जमकर हंगामा किया। वहां की सरकार ने हाल ही में पेश बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती करने का ऐलान किया था, जिसके विरोध में हजारों लोग राजधानी ग्वाटेमाला सिटी की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया और साथ ही राष्ट्रपति के खिलाफ भी अपना गुस्सा उतारा। नाराज प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद की इमारत के एक हिस्से में आग लगा दी। साथ ही कई इलाकों में रैलियां निकालकर अपने गुस्से का इजहार भी किया। इस हंगामे को खत्म कराने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, जिस पर प्रदर्शन में शामिल लोग भड़क गए और पत्थरबाजी पर उतर आए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए तो कई भाग खड़े हुए। बाद में पुलिस ने पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी। इससे पहले हजारों की संख्या में लोग राजधानी की सड़कों पर पोस्टर और बैनर के साथ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। आज से भारत और सिंगापुर की नौसेना युद्ध अभ्यास करेंगी। अंडमान निकोबार के पास बुधवार तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा। दोनों देश की नौसेनाओं के बीच युद्ध अभ्यास का ये 27वां चरण है। 3 दिन तक चलने वाले इस अभ्यास में कोरोना की वजह से ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। चीन ने कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे ब्राजील में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी। चीन की इस वैक्सीन का पूरे ब्राजील में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा, जिसके लिए वैक्सीन की पहली खेप वहां साओ पौलो में पहुंचा दी गई। वैक्सीन लाने वाले विमान के स्वागत के लिए वहां के गवर्नर खुद हवाई अड्डे पहुंच गए। विमान से वैक्सीन से लदे 2 कंटेनर उतारे गए। पहली खेप में वैक्सीन की 1,20,000 डोज ब्राजील पहुंचाई गई। अंतिम मंजूरी देने से पहले इस वैक्सीन का ब्राजील में बड़े पैमाने पर परीक्षण होगा, जिसके बाद इसकी 10 करोड़ डोज और तैयार की जाएंगी। इसी तरह रूस ने यूरोप के हंगरी में अपनी वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी। हंगरी रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोप का पहला देश है। हालांकि ज्यादातर देश जरूरी ट्रायल पूरे नहीं करने की वजह से इस वैक्सीन को खारिज करते रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी में नेताओं की नियुक्ति की जगह चुनाव की मांग की। जनरल सेक्रेटरी भी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, प्रेसिडेंट को भी जिम्मेदारी समझनी। इसीलिए तो मैं कहता हूं, इसीलिए तो हम लोगों ने वो लेटर बनाई थी। इसी से मैं जोड़ता हूं कि जब तक ये अपॉइंटेड लोग होंगे वो नहीं जाएंगे। जब इलेक्टेड लोग होंगे तो स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी का मालूम होगा और वो जिम्मेदारी चुन लोगे लोग जिनको पार्टी से इश्क होगा। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में 2 पक्षों के बीच हुई लड़ाई में फायरिंग से हड़कंप मच गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक जमकर बहस हुई। इस बीच एक पक्ष की तरफ से एक लड़का सामने आया और उसने पिस्तौल निकालकर दूसरे पक्ष की ओर निशाना लगाकर फायरिंग कर दी।
गोली चलते ही वहां थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। दूसरे पक्ष के साथ वहां मौजूद आसपास के लोग भी खौफ से भर गए। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग इस फायरिंग पर भड़क गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। इस हंगामे से मोहल्ले वाले भी दहशत में आ गए। खबर है कि दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में केस दर्ज करवाए गए, जिसके बाद करीब 7 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। महाराष्ट्र में बाजारों में बढ़ती भीड़ और लापरवाही पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने और सतर्कता बरतने की अपील की। उन्होंने आशंका जाहिर की कि कोरोना की दूसरी लहर लोगों की मुश्किल बढ़ा सकती है। उद्धव ठाकरे ने लोगों से मास्क पहनकर ही बाहर निकलने और बार बार हाथ धोने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने मंदिरों को खोलने की विपक्षी दलों की मांग पर भी सवाल खड़े किए और इस मामले में राजनीति नहीं करने की अपील की। इराक की राजधानी बगदाद में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई घंटों तक हुई बारिश ने कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए, जिससे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। राजधानी बगदाद से सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। बारिश से सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों के पहिए उसमें डूब गए। कई गाड़ियां तो उस पानी में चलते चलते अचानक बंद हो गईं, जिसके बाद लोगों को उन्हें धक्का देना पड़ा। जिन सड़कों पर पानी का स्तर कम था, वहाँ गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। पैदल चलने वालों को तो और परेशानी हुई। घुटनों तक पानी में पैदल चलना आसान नहीं था। सभी इलाकों में ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली। मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को आज बांद्रा पुलिस स्टेशन में पेश होने को कहा है। मुंबई पुलिस ने तीसरी बार नोटिस भेजकर उन्हें पूछताछ के लिए पेश होने का निर्देश दिया। इससे पहले कंगना ने मनाली में उनके परिवार में शादियां होने की वजह से पुलिस के सामने पेश नहीं होने की दलील दी थी। मुंबई की बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में केस दर्ज है। नागोर्नो कराबाख में रह रहे आर्मेनिया के कई लोगों ने इलाका छोड़ने से पहले अपने घरों में आग लगाई। शांति समझौते के तहत आर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख के कुछ इलाके अजरबैजान को सौंपने हैं, इसलिए वहां रह रहे आर्मेनिया के लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मकान तो खाली किए, मगर खुंदक में उन्हें आग भी लगा दी ताकि अजरबैजान के हाथ कुछ न लगे। अगर आम वक्त होता तो घर में एक चिंगारी भड़कती दिखते ही चीख पुकार मच जाती है, लेकिन नागोर्नो कराबाख में लोगों पर जंग की मार ऐसी पड़ी कि जिन घरों को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बसाया था, उन्हें अपने ही हाथों फूंक दिया। लोग जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे ले गए, लेकिन मकान तो वहीं छोड़ना पड़ता, इसलिए उसे जलाकर राख ही कर दिया। इस इलाके के ज्यादातर लोग 1994 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म होने के बाद अपने पुराने मकान छोड़कर यहाँ बसे थे। सोचा तो था कि यहीं से दुनिया को अलविदा कहेंगे, लेकिन अब इन्हें एक बार फिर किसी दूसरी जगह पर अपना आशियाना बसाना होगा। समझौते की शर्त के मुताबिक आर्मेनिया के लोगों ने जमीन तो छोड़ दी, लेकिन ऐसी हालत में छोड़ी कि अजरबैजान को उसे दोबारा बसाने में सालों बीत जाएं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के मामलों में कपिल सिब्बल और चिदम्बरम की राय पर अपनी सहमति जाहिर की। उन्होंने न चिदम्बरम ने कोई गलत बात बताई है और न ही कपिल सिब्बल जी ने बताई। मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई है। रिट्रोस्पेक्शन का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी को खराब है। रिट्रोस्पेक्शन का यही मतलब है कि अगर हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, इस पे चर्चा हो और फिर चर्चा करने के बाद जो उससे मंथन करने के बाद जो निष्पक्ष निकले उसको हम कैसे प्लग कर सकते। रामदास आठवले ने महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि उनकी पार्टी आरपीआई का महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन जारी रहेगा और दोनों बीएमसी चुनाव में जीत का झंडा फहराएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें एक आदमी लोगों को गाकर कोरोना खतरे से जागरूक करता दिखा। मुंह पे पट्टी मोदी का है कहना, गरम गरम पानी से नहाना, दूरी दूर तुम रहना, इसका नाम हो गए कोरोना, इसका नाम हो गए कोरोना। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। मध्य
प्रदेश के खरगोन से सूरत जा रही बस पलट गई, जिसमें सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में एक बार फिर लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग पर प्रदर्शन किया। बताया गया कि वहां के अलग अलग इलाकों से हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी में जमा हुए और मेक्सिको सिटी के ऐतिहासिक स्मारकों तक विशाल रैली निकाली। इस रैली में राष्ट्रपति का विरोध कर रहे एक संगठन से जुड़े हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जो अपने हाथों में मेक्सिको के झंडे भी पकड़े नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कई लोग पारंपरिक वेशभूषा में डांस करते भी दिखाई दिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई और राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग की। मेक्सिको में कई महीनों से राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। विरोध कर रहे लोगों ने मांगे पूरी होने तक अपने आंदोलन को जारी रखने की चेतावनी भी दी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बावजूद बड़ी तादाद में लोग बाजारों में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर भोपाल से सामने आई, जिसमें लोग एक बाजार में सामान खरीदते हुए दिखाई दिए। भीड़ को देखकर ऐसा लगा जैसे कोरोना संकट खत्म हो चुका हो। कई लोग मास्क लगाए बिना ही बाजार में घूमते नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने अपना नाक के नीचे मास्क खिसका दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तो बाजार में कहीं जगह ही नहीं बची थी। इस बाजार में आए बच्चों को भी उनके परिवार वालों ने मास्क पहनाना जरूरी नहीं समझा। मध्य प्रदेश के